हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे थे। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज से भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेशों को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला भाग रहेगा आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। ठीक है, और दूसरा भाग रहेगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तीसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। और जो चौथा रहेगा वो आपका रहेगा मरुस्थल। ठीक है, कहीं कहीं आपको 5 भाग भी देखने को मिल सकते हैं, उससे परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तब बताते हैं कौन कहाँ है क्षेत्र। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका भारत का। सही तो नहीं बना है, लेकिन समझ लीजिए। ये देखिए, ये क्षेत्र जो हो जाएंगे आपके हिमालयी क्षेत्र हो जाएंगे। इन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैदान। ठीक है, देखिएगा ऐसे इधर भी पर्वत हैं कुछ। ठीक है, मैदान हो जाएगा। ये राजस्थान से लगा हुआ कच्छ के रण तक, ये आपका जो हो जाएगा मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल के बाद आइए इधर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका वो हो जाएगा पठारी क्षेत्र। ठीक है, और इधर देखिए, ये जो है जल से सटा हुआ भाग, ये आपका हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं तटीय क्षेत्र। ठीक है, इधर देखिए आपका दोनों तरफ आपका क्या हो जाएंगे? द्वीप। ठीक है, द्वीप हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, ऐसे कर देने पहले। ठीक है, आइए पहले पर्वत समझते हैं। पर्वत एक ऐसी आकृति जो 1000 मीटर से ऊंची, देखिए ये एरो किधर दिखा रहा है? ऊपर की तरफ। तो मतलब 1000 मीटर से ऊंची आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पहाड़ी।
पहाड़ी के लिए क्या कहेंगे, 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ऊंची, 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ऊंची आकृति जो रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, पहाड़ी। पहाड़ी इधर देखिए, ये पहाड़ी, इसकी चौड़ाई भी कुछ होगी, ठीक है, चौड़ाई। इधर देखिए, ये नुकीला भी होगा, पहाड़ी की बात कर रहे हैं, नुकीला भी होगा, और साथ ही साथ इसमें ढाल भी होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए पर्वत और पहाड़। अब देखिए, अब ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इधर ये देखिए, ये जो उबड़ खाबड़ भाग दिख रहा है, उबड़ खाबड़ भाग जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पठार। ये पठार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 800 मीटर, 500 से 800 मीटर ऊंची आकृति और साथ में उबड़ खाबड़ क्षेत्र भी हो, तो उसको हम लोग पठार की संख्या देंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं इधर वाला भाग। ये देखिए, यहाँ से इधर इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर होगी या इससे कम भी हो सकती है, 200 मीटर या इससे कम, ठीक है। ऐसे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, समतल, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, उत्तर के पर्वतीय उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, हमारा हिमालय फैला हुआ है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिमालय की उत्पत्ति से, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए इसके लिए हम लोगों को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जानना होगा, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो आइए इधर देखते हैं, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी पहले क्या था, इसको क्या नाम दिया गया, पेंजिया, ठीक है। इसका नाम, ये पूरे पृथ्वी का नाम पहले क्या था, पेंजिया। पेंजिया देखिए 2 भागों में बटा था आपका, ये बीच में उसके क्या था, ये था टेथिस सागर। आपका पेंजिया जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। नीचे वाले भाग को हम लोग कहते थे गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या करते थे, अंगारा लैंड, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये आपका अंगारा लैंड हो गया, ये आपका नीचे वाला क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे अधिक प्रचलित मत जो है वो है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पर कार्य करते हैं हम लोग। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक प्लेट आपकी, ये हो गई, इसको नाम दे दिया गया यूरेशियाई प्लेट, और एक यहाँ पे आपकी हो गई, और ये बीच में आपका टेथिस सागर है, ठीक है। और ये आपका हो गया भारतीय प्लेट, और गोंडवाना लैंड में आपका भारत आता है, इसलिए इसको भारतीय प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कोबर का महोदय का सिद्धांत के अनुसार इधर से भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं और अपने साथ अवसाद को ला रही हैं, ठीक है। इधर से भी नदियां आ रही हैं
ठीक है, यहाँ नदियाँ मिल रही हैं, यहाँ पे अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं। जैसे कि हम बता दें, ऐसे ऐसे ये धीरे 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 अवसादों का एक जमाव करते गई, और ये अवसाद नीचे तली में इकट्ठा होते होते एक चट्टान के रूप में, मतलब चट्टान का रूप धारण कर लिए। ठीक है, जब ये चट्टान का रूप धारण कर लिए तो क्या हुआ, अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, आइए, एक देखिए क्रिया होती है संचलन। ठीक है, इसमें जो है कि 3 क्रियाएं होती हैं, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया, और एक क्रिया होती है समांतर। ठीक है, समांतर में जैसे कि ये देखिए, एक प्लेट होगी और एक ये प्लेट होगी, ये प्लेट जो है इधर जा रही होगी, ये प्लेट इधर, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, घर्षण बल। ठीक है, और अपसारी मतलब होता है कि देखिएगा, अपसारी, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। ठीक है, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, इसमें जो बल कार्य करेगा वो बलन का, बलन का मतलब जो है कि ये प्लेट इधर आएंगी तो बलन का मतलब बल देंगी, एक दूसरे से जब टकराएंगी तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगी, इसलिए इसको बलन बलन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग बलन कहते हैं। अब अभिसारी में क्या होता है, एक प्लेट एक इधर चली जाएगी, एक प्लेट जो है इधर चली जाएगी, 2 प्लेटें हैं, वो दोनों अपने स्थान से इधर उधर चली जाएंगी। ठीक है, देखिए हम उल्टा बता दिए आपको, एक मिनट, इधर देखिए, अपसारी मतलब होता है इधर उधर, मतलब दूसरी तरफ जाना। ये देखिए यहाँ पे एक प्लेट आपका ये हो गया, इधर आएगा, और एक प्लेट आपका ये आएगा, इस पे कौन सी क्रिया होगी, इस पे कौन सी क्रिया होगी, इस पे जो क्रिया होगी वो होगी बलन की। और एक प्लेट ये है और एक प्लेट आपका ये है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इस पे कौन सी क्रिया होगी आपका, इस पे जो क्रिया होगी वो तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल कार्य करेगा इस पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ये जो बलन की क्रिया है, तो अभी हम बता रहे थे आपको, ये यूरेशियाई प्लेट और ये भारतीय प्लेट। ठीक है, बीच में आपका ये, और नीचे तलहटी में जो है कि अवसाद को इकट्ठा हुआ है यहाँ पे किनारे पे, ये चट्टान का रूप ले लिए। अगर अब इस पे बलन की प्रक्रिया जब होगी तो क्या होगा, जब ये बलन की प्रक्रिया होगी तो कुछ आकृति इस टाइप में बनेगी। ठीक है, इस टाइप में जहाँ जहाँ जितना दबाव पड़ेगा उस हिसाब से ऐसे ऐसे उठ जाएंगे। ठीक है, ये आकृति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आकृति, अब आइए, तो इस प्रकार से जो है कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति, अभिसारी संचलन के कारण। दूसरा पॉइंट, विश्व की सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला, ऊंची की बात कर रहा हूँ, लंबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सबसे लंबी श्रृंखला है ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊंची श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, अवसादी चट्टानों से निर्मित। ठीक है, हिमालय की जो उत्पत्ति अवसादी चट्टानों से हुई है। अवसादी चट्टान का मतलब होता है जीवाश्म। जब नदियां प्रवाह हो रही थी अपने साथ
जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष ला रही थी। तो यहाँ जो चट्टान निर्मित हुआ वो चट्टान कौन सा हुआ? अवसादी चट्टान निर्मित हुआ। ठीक है। अब एक चीज और पूछता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो उस काल का नाम है सेनोजोरक काल। सेनोजोरक कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो वलित पर्वत, कलिज या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। ठीक है। ये नवीन है, ये जो है नवीन है। नवीन पर्वत का मतलब क्या होता है? नवीन का मतलब है अभी अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति, आदमी या बच्चा अभी नवीन होगा तो उसका निरंतर विकास होता रहेगा ना, तो वही बात है। नवीन का मतलब है निरंतर जो है इसमें उत्थान की प्रक्रिया हो रही है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर, कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि ये जो हमेशा उत्थान की तरफ है। ठीक है। आइए और देखते हैं इसमें अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ पे भारत का सर्वोच्च कोटि का जो है कि कोयला पाया जाता है, उसका नाम है एंथ्रासाइट कोयला। वो आपके कहाँ पाया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में, राज्य में। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हिमालय की उत्पत्ति जो है कि बलन के कारण हुई। तो ये जो क्षेत्र होगा, बलन के कारण हुई, तो ये जो क्षेत्र होगा भूकंप से प्रभावित रहेगा। ठीक है। इसमें भूकंप की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जैसे आप नेपाल को ले लीजिए, नेपाल में हमेशा जो है कि भूकंप आता रहता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ लिए। ठीक है। अब आइए हम लोग जो है कि पढ़ेंगे हिमालय के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, बृहद बृहद हिमालय, ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय, और इधर आपका हो जाएगा शिवालिक। ठीक है। शिवालिक हिमालय। ठीक है। ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन है। ये शिवालिक अभी नवीन है। ठीक है। बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, और एक ये हो जाएगा सबसे लघु हिमालय जो होगा वो सबसे निचला होगा। निचला मतलब सबसे नीची आकृति। ठीक है। तो प्राचीन, तो हिमालय का वर्गीकरण मुख्य रूप से अगर नॉर्मली क्वेश्चन करेगा तो मुख्य रूप से जो है कि 3 ही प्रकार के वर्गीकरण हम लोग करेंगे। ये तो प्राचीन है, ये तो पहले से ही विद्यमान था लगभग। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 3, और ऐसे पूछेगा तो 4 प्रकार में। ठीक है। तो आइए अब इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पहले तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या है। देखिए। ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए इसको। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, और ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिवालिक, और ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा आपका ये मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये जो ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय, ये अलग होता है ITS-Z। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडो त्रिशंगपो शचर जोन। ठीक है, और ये वाला भाग बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो अलग होगा, ये होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग होगा, इसका फुल फॉर्म होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे HFF, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, शिवालिक हिमालय मैदानी क्षेत्रों से किस प्रकार अलग होगी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा। ठीक है, इतना बात को आप लोग समझ लिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, मैं एक आकृति बना रहा हूँ, ये ठीक है, कुछ इस तरह का। ये देखिए आपका ये ट्रांस हिमालय है, इस किससे अलग हो रहा है, ITS-Z। इसको सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मध्य का क्षेत्र भी कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मध्य का क्षेत्र कहते हैं। और ये आपका हो गया बृहद, ऊंची श्रृंखला, इसलिए इसको ऐसे बनाइए। ये अलग होता है MCT, और यहाँ आपका हो जाएगा लघु, लघु के बाद ये आपका हो जाएगा MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ आपका हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ये देखिए, ये इधर इधर ये देखिए मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्र किससे अलग होगा, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लोगों को समझिए, ट्रांस हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय से अलग होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ITS-Z, इंडो त्रिशंगपो शचर जोन और मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये दोनों अलग होते हैं, बृहद और लघु। मेन बाउंड्री फॉल्ट से लघु और शिवालिक जो है मैदानी क्षेत्रों से हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से अलग होती है। आइए अब एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, हिमालय के वर्गीकरण पहला हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय देख लिए हम लोग, यहाँ पे आइए। ठीक है,
तो देखिएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, आपकी 3 पहाड़ियाँ, ये देखिए। और इसके बाद ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय, ठीक है। ये आपका हो गया बृहद हिमालय, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ियाँ, पहला कौन है? काराकोरम, ठीक है। दूसरा लद्दाख, और तीसरा जो होगा आपका जास्कर, ठीक है। 3 पहाड़ियाँ आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये किस क्षेत्र में है? ये तीनों पहाड़ियाँ जो है लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख अब जो है कि इससे अलग हो गया है जम्मू एंड कश्मीर से, इसलिए वो सब तीनों पहाड़ियाँ आप लद्दाख में है, ठीक है। 1 2 3। अब देखिए, काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी, ठीक है। और लद्दाख और जास्कर के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इधर से निकल के ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो है उससे आकर श्योक नदी की सहायक नदी जो है सिंधु नदी बन जाती है। श्योक नदी आके सिंधु में मिल जाती है, और ऐसे ही सिंधु जो है अपना इधर पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं काराकोरम। ये पहाड़ी पर आपका एक दर्रा है जिसका नाम काराकोरम दर्रा है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग ग्लेशियर भी देख लेते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे है पहाड़ी काराकोरम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सियाचिन, यहाँ हो जाएगा बालतोर, यहाँ हो जाएगा वाइफो, और यहाँ पे हो जाएगा हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। ये सभी क्या है? ग्लेशियर, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये आपके हो गए ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। सियाचिन, यहाँ तक हमारी बॉर्डर फोर्स जो सैनिक हैं हमारे यहाँ तक ड्यूटी देते हैं, ठीक है। ये वाइफो आपका हो गया, ये हिस्पर हो गया, ठीक है। इसके बाद आइए कुछ और समझते हैं इसमें। काराकोरम पर्वत पर ही, ठीक है, आपकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की बात करेंगे तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अब कहाँ है? काराकोरम पर्वत, लद्दाख क्षेत्र में चोटी, ठीक है। क्या नाम है उसका? K2। इसी को हम लोग कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी चोटी, मतलब भारत की प्रथम स्थान की ये चोटी है जो कहाँ है? काराकोरम पर्वत पर स्थित है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ, काराकोरम पर्वत क्षेत्र से यहीं से रास्ता व्यापारिक मार्ग जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च एशिया का ऋण भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम। काराकोरम देख लिए हम लोग, इसको अब मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं लद्दाख। लद्दाख पर्वत पर आपकी एक चोटी है, ठीक है। लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी चोटी, विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। सबसे नुकीली
चोटी स्थित कहाँ है? लद्दाख पर्वत पे। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। आइए अब कुछ जो है कि देख लेते हैं। हिमालय का वर्गीकरण में हम लोग पहाड़ियों के बारे में पढ़ लें, अब जो है घाटियां देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में एक घाटी आपकी पड़ेगी हुंजा घाटी, और एक घाटी पड़ेगी आपकी हुंजा शिखरा, हुंजा, और एक पड़ जाएगी आपकी सिगार घाटी, और एक आपका पड़ जाएगा नुब्रा घाटी। ठीक है, ये आपकी घाटियाँ ट्रांस हिमालय के घाटियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। आज हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाए हैं। ट्रांस हिमालय का पार्ट यहीं पे आके ख़त्म होता है। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो बृहद हिमालय पढ़ेंगे। 3 घाटियाँ हैं इस क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। पहली घाटी हुंजा घाटी, सिगार घाटी और नुब्रा घाटी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।